एक बीकर है, तो इसके पोस्टुलेट्स होते हैं, काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स होते हैं, कुछ कुछ फंडे होते हैं जो अपन को मान के चलने होते हैं, पोस्टुलेट्स। तो पहले पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, कुछ फंडे क्या होते हैं, पहले अपन मान के चलते हैं देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेज। दिस इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैसेज, नॉट वैलिड फॉर रियल गैसेज। रियल गैसेज के लिए इक्वेशन भी अलग होती है, वॉन्डर वॉल इक्वेशन बन जाती है। नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा, कोलिजन्स जो होंगे वो इलास्टिक होंगे, मतलब कोलिजन्स में नो एनर्जी लॉस होगी, नो एनर्जी लॉस। तीसरा है मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम डायरेक्शन, ये तो है ही, मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम डायरेक्शन। लेकिन चौथा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट क्या होता है कि अगर एक्स डायरेक्शन में 100 मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं तो वाई में भी 100 होंगे, जेड में भी 100 होंगे, ठीक है। और सिमेट्री होता है सब जगह, सिमेट्री इन ऑल द डायरेक्शंस, सिमेट्री इन ऑल द डायरेक्शंस होता है बेसिकली, ठीक है ना। ये फंडा होता है, सिमेट्री इन ऑल द डायरेक्शंस। अब बेसिकली अगर स्पीड्स की बात करें तो सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड इक्वल नहीं होती, नॉट इक्वल होती है। डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये तुमने ग्राफ देखा होगा स्पीड्स का, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स का ग्राफ देखा होगा, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे अपन ने थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था स्पेक्ट्रल डेंसिटी, वैसे ही अपन यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे अपन बना रहे हैं वेलोसिटी, और यहाँ पे अपन बना रहे हैं डीएन अपॉन डीवी, डीएन अपॉन डीवी। इसका मतलब मैं समझा दूंगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। डीएन अपॉन डीवी का मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये लेता हूँ, एक एरिया लेता हूँ डीवी का, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा डीए इज इक्वल टू डीएन अपॉन डीवी इंटू डीवी। वी मतलब स्पीड, तो ये हो गया मेरा, तो ये मेरे पास डीएन आ गया। इसका मतलब एरिया के अंदर क्या होगा, एरिया रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन वी टू वी प्लस डीवी। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमको पता करना है कि जैसे मान लो ये स्पीड है, मान लो यहाँ पे है 100 मीटर्स पर सेकेंड, और यहाँ पे मान लो 1000, मान लो 1001 मीटर्स पर सेकेंड, तो 1000 मीटर पर सेकंड से लेके 1001 मीटर पर सेकंड के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, डीएन अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इसको डीएन वन बोल लो, चाहे तो इस एरिया को डीए वन बोल लो। तो जो एरिया आएगा वो नंबर ऑफ, टोटल एरिया क्या देगा मेरे को, टोटल एरिया देगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा। अब मुझे ये बताओ कि ये चीज क्या मुझे रिप्रेजेंट करती है, ये वाली जो ये जो है नंबर, ये है, अगर मैं यहाँ पे एरिया बनाता हूं छोटा सा, इसका मतलब क्या होगा कि इस डीवी के अंदर, इसको A2 बोल दो, तो अगर मैं ऐसे डीवी डीवी बनाते रहूं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे, ये डीवी बना दो, एक यहाँ पे डीवी बना दो, इसको एरिया A3 बोल दो, इसको A4 बोल दो, तो मुझे बताओ कि कौन सा एरिया सबसे ज्यादा है। बहुत ऑब्वियस है कि डीए जो है, A2 जो है वो मैक्सिमम है। अगर A2 मैक्सिमम है तो इसका मतलब क्या हुआ, A2 मैक्सिमम का मतलब हुआ कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इस रीजन में, इस वाले रीजन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब ये जो स्पीड है, ये स्पीड मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है, इसलिए इस स्पीड को अपन बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो बेसिकली मैं वापस बना देता हूं एक बार, तो ये ग्राफ थोड़ा टिल्टेड होता है, ये ग्राफ थोड़ा टिल्टेड होता है। तो ये जो स्पीड है ये मोस्ट प्रोबेबल होती है, वीएमपी। वीएमपी का मतलब मोस्ट मॉलिक्यूल्स हैव दिस स्पीड। यहां पे वेलोसिटी बनाई थी अपन ने, यहां पे अपन ने डीएन बाई डीवी बनाया था। तो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्पीड। एक और चीज, अगर ये ग्राफ ऐसा होता, सिमेट्री होता, तो मेरे पास एवरेज स्पीड ये आती बीचों बीच, लेकिन क्योंकि ये ग्राफ इस तरफ टिल्टेड है, इस तरफ टिल्टेड है, इसलिए मेरे पास एवरेज स्पीड यहां पे कहीं पे आएगी, ये होगी मेरी वीएमपी, वी एवरेज। और एक और स्पीड होती है वीआरएमएस, वो थोड़ी और आगे आती है, यहाँ पे होती है वीआरएमएस। वीआरएमएस क्या होती है, वो अपन क्यों यूज करते हैं वो मैं समझाता हूँ थोड़े से आगे, ठीक है। तो पहले अपन इसकी वैल्यूज देख लेते हैं। एक्चुअली इसकी वैल्यूज याद करनी है अपन को एज इट इज। वीआरएमएस होती है अंडर रूट ऑफ, वीएमपी होती है अंडर रूट ऑफ, सॉरी वी एवरेज कर लेते हैं यहाँ पे, वी एवरेज होती है अंडर रूट ऑफ, और वी एमपी होती है अंडर रूट ऑफ। ये होता है 3RT अपॉन एम, ये होता है 2RT अपॉन एम, और ये होता है 8 बाय पाई
RT अपॉन M। अगर मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8/पाई है। देखो M और P में कितने आ रहे हैं, कितने लेटर्स आ रहे हैं, 2 लेटर्स आ रहे हैं। RMS में कितने लेटर्स आ रहे हैं, 3 लेटर्स आ रहे हैं। एवरेज को अपन एवरेज AVG भी लिख सकते हैं और AG भी लिख सकते हैं। तो मतलब ये 2 और 3 के बीच में आएगा। देखो 8/पाई निकाल के देखो, 8/3.14 कितना आएगा, लगभग 3 2 6 और 3 3 9, तो 2.6 के आसपास आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी 3 और 2 के एवरेज के बीच में आती है। तो जिंदगी भर के लिए याद हो गया अपन को कि जो RMS होता है उसके अंदर 3 चीजें आती हैं, R M और S, इसलिए यहाँ पे 3 आता है। MP के अंदर 2 लेटर्स आते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 आता है। मतलब ऐसे याद करने का तरीका है जस्ट। एवरेज को अपन AVG भी लिख देते हैं, AG भी लिख सकते हैं, और एवरेज का मतलब दोनों के बीच में कहीं पे आएगा, इसलिए 8/पाई आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट VRMS होती है, सबसे इंपॉर्टेंट VRMS होती है। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट है कि तुमने देखा कि VRMS जो है वो, जैसे VRMS को देख लो, VRMS क्या है अपने पास, √3RT अपॉन M। तो R तो कांस्टेंट है और जो मास है वो भी कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर गैस के लिए। तो जो T है, तो हमको ये समझ में आया कि जो स्पीड होती है वो डिपेंड्स ऑन T करती है। अगर T को हम 0 केल्विन कर देंगे, इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, स्पीड भी 0 हो जाएगी हमारे पास, मतलब सारा मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगा। जो सारा मॉलिक्यूलर मोशन है वो स्पीड हो जाएगा। अगर किसी गैस का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब उस गैस के अंदर जो स्पीड है वो भी ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल्स ऐसे 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 फटाफट से मूव कर रहे हैं उस गैस के अंदर। ये अपना कंसेप्ट हो गया। मेरे हिसाब से अपन ने काफी कंसेप्ट कर लिए हैं इसके अंदर, तो अपन देख लेते हैं अपन कैसे कर सकते हैं इसको। एक और चीज देख लो, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कोलिजन्स होंगे वॉल से, जो कोलिजन्स हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते रहते हैं वॉल से, तो स्पीड ज्यादा होगी तो जो पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ कोलिजन्स है वो भी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो मॉलिक्यूल आराम आराम से आ रहा था, ऐसे जाके ऐसे। अब मॉलिक्यूल फटाफट 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 आएगा, तो फटाफट 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 वो कोलाइड करेगा। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। अपन क्वेश्चंस देखते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम टेंपरेचर इंक्रीज, तो कोलिजन्स लेस हो जाएंगे कि नहीं, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज, बिल्कुल सही है। कोलिजन्स विल बी इन स्ट्रेट लाइन, ऐसा कोई बात नहीं, कोलिजन्स विल नॉट चेंज, ऐसा भी कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज। सेकंड देखते हैं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट टेंपरेचर, एब्सोल्यूट जीरो क्या होगा, पानी फ्रीज करता है क्या, नहीं, पानी फ्रीज किस पे करता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे। मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप, ये सही है। लिक्विड हीलियम फ्रीजिंग गलत है, लिक्विड हाइड्रोजन फ्रीजिंग, ये कब फ्रीज करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पे फ्रीज करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पे। फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट इक्वल टू 0 केल्विन। 0 केल्विन पे क्या है, मोशन स्टॉप हो जाता है, मोशन स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एट 0 केल्विन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैस विल बी 0, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी बिकॉज मोशन स्टॉप हो जाएगा, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस हैव आरएमएस वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड इतना प्रेशर। तो हमको क्या दे रखा है, वीआरएमएस कितना होता है, √3RT अपॉन M होता है। तो √3 R का वैल्यू हम लेंगे 8.314 ऐसा यूनिट्स के अंदर। टेम्परेचर कितना दे रखा है, 200 अपॉन मॉलिक्यूलर मास M रहेगा कुछ, तो ये हमको दे रखा है वीआरएमएस कितना दे रखा है, 200, सॉरी टेम्परेचर 300 दे रखा है। 27 केल्विन मतलब 300 केल्विन। मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस आर रेस्पेक्टिवली 127 डिग्री सेल्सियस एंड इतना द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विल बी। तो जब टेम्परेचर वीआरएमएस जो नया बन जाएगा डैश, वो क्या बन जाएगा, √3R, टी क्या दे रखा है हमको, टी दे रखा है 127 मतलब 400 हो गया, अपॉन M दे रखा है। तो देखो पहली बात तो वीआरएमएस किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। वीआरएमएस डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर और वॉल्यूम इंडिपेंडेंटली। VRMS does not depend on pressure or volume independently. It depends only on temperature. Only on temperature. और अगर हम देखेंगे कि VRMS कितना हो जाएगा, VRMS कितना हो जाएगा, तो हम कैसे देखेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये अपन मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो 200 अपॉन x इज इक्वल टू √300 अपॉन 400। तो ये 300 से 400 कैंसिल हो गया, बन गया √3/4 मतलब कि √3 अपॉन 2। तो x कितना आ गया, देखो अपने पास x आ गया अपने पास, ये ऊपर गया इस तरह है 400 अपॉन √3। तो दिस इक्वेशन, दिस थिंग इज इररिलेवेंट, दिस इज नॉट नीडेड, दिस इज आल्सो नॉट नीडेड, द प्रेशर्स आर नॉट नीडेड, वीआरएमएस इज डिपेंडिंग ओनली ऑन टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं,
द प्रेशर ऑफ ए गैस इज रेज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927, द रूट मीन स्क्वायर विल बी। तो पहले हम रूट मीन स्क्वायर VRMS1 की बात कर लेते हैं। VRMS1 कितना होगा, रूट ऑफ 3R, टी कितना होगा 300 अपॉन एम। फिर हम VRMS2 की बात कर लेते हैं। VRMS2 कितना होगा, रूट ऑफ 3R, 273 प्लस 927 कितना होता है, 273 प्लस 927 विल बिकम 9 10 11 1200 1200 अपॉन एम। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे VRMS2 अपॉन VRMS1, तो ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 1200 अपॉन 300, मतलब रूट ऑफ 4 मतलब कि 2, तो इट विल गेट डबल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, इफ CS बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तो CS अपन ने पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर होती है गामा RT अपॉन एम, वेयर गामा इज द, वो अपन पढ़ेंगे CP अपॉन CB जो होता है, एंड CB भी द RMS वेलोसिटी, और CP जो है वो C कितना है, RMS वेलोसिटी, मतलब रूट ऑफ 3RT अपॉन एम। तो जो गामा होता है वो तो कैसा होता है, 1.4 होता है, 1.6 होता है, 5/3 7/3 होता है ना। तो ऑब्वियसली बात है जो C है वो CS से ज्यादा है, C जो है वो CS से ज्यादा है, तो C इज मोर देन CS। C इज मोर देन CS, ये इक्वेशन भी करेक्ट है, इनफैक्ट ये इक्वेशन भी करेक्ट है कि ये दो ऑप्शन करेक्ट है इसके, वो डिवाइड करके देखोगे तो पता पड़ जाएगा। नंदिनी ने हैंड रेज करा है, मैं एक बार डाउट ले लेता हूँ। हाँ, हाँ नंदिनी क्या बोल रहे हो? सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। कौन सा वाला, ये वाला? हाँ उसके दोनों ऑप्शंस होंगे। हाँ दोनों ऑप्शंस होंगे, इसके गलत है मतलब वो सी आंसर। ऑप्शन होना चाहिए सिर्फ। अरे सी, ए भी तो है ऑप्शन, सी ज्यादा है ना CS से, ये 3 है और ये, लेकिन साउंड का स्पीड ना ज्यादा होना चाहिए। साउंड का स्पीड ज्यादा होना चाहिए, क्यों? साउंड का स्पीड तो गामा RT अपॉन एम होता है ना। हाँ और गामा कितना होता है, गामा 5/3 होता है, 7/5 होता है, ये सब होता है ना गामा की वैल्यूज। हाँ तो कम है ना ये 5/3 फ्रैक्शन, ये 3 से कम ही है, यस सर। तो गलत है वो, ठीक है। और सी ऑप्शन कैसे होगा, सी ऑप्शन? डिवाइड करके देख लो दोनों को, सी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ डिवाइड करके देख लो, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इन ए वेसल द गैस इज एट प्रेशर P, if the mass of all the molecules is halved and their speed is doubled, then the resultant pressure will be। तो एक ये है, इसके अंदर जो प्रेशर है वो कितना है, P है। अगर मास को मैंने हाफ कर दिया, मतलब जो M, ये पहला केस है, दूसरे में M/2 कर दिया मैंने, एंड स्पीड इज डबल्ड, और इसकी VRMS स्पीड, मतलब VRMS की बात है, इसमें VRMS की कितना कर दिया मैंने, 2 VRMS कर दिया इसको मैंने, 2, इसको V बोल दो, इसको 2V बोल दो। तो इसका जो प्रेशर होगा P1 वो कितना होगा, वो अपन को निकालना है, ठीक है। तो V का तो अपन को फॉर्मूला यही आता है कि V जो होता है मेरे पास, V कितना होता है मेरे पास, V होता है मेरे पास रूट ऑफ 3RT अपॉन एम। तो पहले अपन देख लेते हैं टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा। तो आ, तो पहले वाले केस का अगर मैं देखूंगा V, तो V होता है रूट ऑफ 3RT अपॉन एम, इसको अपन T1 बोल देते हैं, इसको अपन M1 बोल देते हैं, इसको अपन V1 बोल देते हैं। ये V2 कितना है, रूट ऑफ 3RT अपॉन एम, ये T2 बोल देते हैं, M2 बोल देते हैं। डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3R कैंसिल हो जाएगा, T1 अपॉन T2 और M2 अपॉन M1। तो देखो V1 अपॉन V2 कितना दे रखा है अपन को, V1 B दे रखा है, V2 2 भी दे रखा है, तो कितना बन गया, हाफ इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 कितना दे रखा है पता नहीं, तो T1 अपॉन T2, और मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स को हाफ किया अपन ने, तो ये स्मॉल m अपॉन 2 है। ये समझ रहे हो ना, मॉलिक्यूलर मास को हाफ नहीं करा अपन ने, मास को हाफ करा है, मास को हाफ करा है अपन ने, मॉलिक्यूलर मास को हाफ नहीं करा, ठीक है। तो ये T1 अपॉन T2 का रूट, तो T1 अपॉन T2 कितना आ गया, T1 अपॉन T2 आ गया मेरे पास हाफ 1/4 आ गया, पहला इक्वेशन तो ये। अपन को निकालना रिजल्टेंट प्रेशर भी, तो वॉल्यूम तो इसकी V और वॉल्यूम इसकी V है, तो इसके लिए अगर इक्वेशन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, PV इज इक्वल टू NRT, तो इसको मैं लिख दूंगा PV इज इक्वल टू NRT। तो P कितना है मेरे पास, P है, V कितना है, V है, इसको N को नंबर ऑफ मोल्स लिख लो, R को R लिख लो, टेम्परेचर को T1 बोल दो। और इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए मैं लिखूंगा PV इज इक्वल टू NRT, लेकिन इसका P कितना है, P1 है, V कितना है, V है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि अपन ने मॉलिक्यूल्स को, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स को हाफ कर दिया, इसलिए जो नया N होगा, न्यू N, वो भी क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ ओरिजिनल N बन जाएगा। तो ये बन गया N/2 इंटू R इंटू T2। अब अगर दोनों को डिवाइड करूंगा मैं, तो देखो V और V कैंसिल हो जाएगा, N और N कैंसिल हो जाएगा, R और R कैंसिल हो जाएगा, T1 अपॉन T2 कितना रखा है, 1/4, तो ये बन गया अपने पास
2 इंटू 1/4 मतलब कि 1/2। तो P अपॉन P1 कितना बन गया मेरे पास 1/2। तो P1 कितना आ गया मेरे पास 2P। तो मेरा आंसर क्या आ गया 2P मेरा आंसर आ गया। देख लो एक बार क्वेश्चन, थोड़ा सा पेचीदा है बट ज्यादा कुछ नहीं है दिक्कत इसमें। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो ये अपना बेसिक खत्म हो गया काइनेटिक थ्योरी का, मॉलिक्यूलर स्पीड्स का, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का। नेक्स्ट हम देखते हैं डीओएफ एंड इंटरनल एनर्जी। नंदिनी को वापस से डाउट है तो अपन वो देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ बताओ नंदिनी।